साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं महावीर सिंह बोहरा साहब, और वो जिला बुलंदशहर से हैं और अभी वो रहते हैं ग्रेटर नोएडा और रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो कुछ देश से जुड़े मुद्दों से, खास तौर से वंचित, बहुजन, महिलाएं, इनसे जुड़े मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। क्योंकि उनका एक मेरी जो ऑफ कैमरा बात हुई, जब मेरी उनसे बात होना शुरू हुआ, तो एक कास्ट फैक्टर का भी उसके अंदर एक स्टोरी निकल के आया और उनकी सोच को भी हम जानेंगे। किस कम्युनिटी से आते हैं तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं जाति की बात नहीं करता हूँ। सर, महावीर बोहरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और आप अपना कीमती टाइम निकाल के ग्रेटर नोएडा से आए, तो मुझे लगा कि जिस तरह से आपके जीवन की घटनाएं रही हैं उनको हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उससे एक सीख लें और इस तरह की सोच डेवलप देश के अंदर हो। तो सर, पहले तो आप अपना एक पूरा परिचय प्रॉपरली दे रहे हैं दर्शकों को। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और मेरा परिचय बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं है। मैं गांव में पैदा हुआ और मैं बुलंदशहर से एक कॉलेज से रिटायर्ड हूँ और MS बोहरा, महावीर सिंह बोहरा के नाम से लोग मुझे जानते हैं। तो उसके बाद मेरे रिटायर हो गया हूँ। मैं रिटायर हूँ। सर, आपने एक ऑफ कैमरा अपने एक जीवन की एक कास्ट से जुड़ी घटना जो बयां की, तो मैं बड़ा आपकी उस सोच से बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने तभी आपको कहा कि आप कभी स्टूडियो आए, चैनल पे आए। जी। और इस तरह की चीजें हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। उस घटना को जरूर आप बताएं। दरअसल घटनाएं तो बहुत हैं जी। मैं कह रहा था कि बचपन में, जैसा कि बड़ा याद करता हूँ, तो बड़ी घुटन सी होती है जीवन में और ऐसे लगता है कि ये हमारा देश, हमारा समाज कहाँ जा रहा। जब मैं याद है मुझे थोड़ा सा, जब मैं छोटा था तो मैं एक प्राइमरी स्कूल पढ़ता था। तो मैं वहाँ देखा करता था कि जो मेरे गुरुजन होते थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। लेकिन जैसे वाल्मीकि समाज भी होता था उस समय, SC ST भी होते थे, सब जगह एक जगह रहते थे, सब गाँव में जैसे होता था। तो उनके बच्चे, स्टूडेंट जब स्कूल में नहीं आते थे तो मैं बड़ा चौंक जाता था कि हमारे गुरु लोग भी कभी कभी ये उनकी जाति का नाम लेके बोलते थे कि उसे पकड़ के लाओ। तो 4-6 बच्चे जाते हैं और उसे कंधे पर धर के ला रहे हैं और रोता चला आ रहा है, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। तो मेरा उस समय बड़ा दिल टूटता था यार। मेरी सोचने की शक्ति थी उस समय ऐसी थी कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचा करता था कि यार ये क्या हो रहा, कैसे होगा। उनको पीटा जाता था, उनको ज़्यादा पीटा जाता था। कोई सरपंच का लड़का है, कोई प्रधान का लड़का है, कोई हाई सोसाइटी, तो उसमें तो थप्पड़ या कोई डंडी मार दी वैसे ही, लेकिन उसको कूटा जाता था। दरअसल मेरा दिल थोड़ा सा, अच्छा, मतलब टीचर भी इस तरह का बिहेव करते थे कि जो SC कम्युनिटी का बच्चा है उसको उत्पीड़न ज्यादा हो, ताकि वो डर के मारे स्कूल ना आए। ये कह सकते हैं। ये जहर हर जगह था, हर तबके में था जी। चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई छोटा आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी, बहुत ज़्यादा उस समय थी। और आपकी तो एज अभी खैर ज़्यादा नहीं है, उस जमाने में भी कुछ ज़्यादा था। मेरे टाइम भी रहा है सर। आपके टाइम भी रहा? हाँ, उस समय ज़्यादा था। लेकिन हम जो थे, हमारा वैसे परिवार था, हमारा ख़ानदान, हमारा गांव में ज़्यादातर जिस ख़ानदान में, घरों में मैं पैदा हुआ हूँ, जिसके संपर्क में ज़्यादातर रहा, कम्युनिस्ट विचारों के थे जी। मेरे रिश्ते में मेरे दादाजी लगते थे, श्री हरपाल सिंह जी। वो तो 2 बार इलेक्शन लड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी से, बाल दराती चिन्ह था, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो, और सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। उनके जो फोटो थे उनके साथ के, वो मैंने ही इनलार्ज कराए थे अलीगढ़ में, आज भी हैं वो। और वो ऐसे ईमानदार और इतने अच्छे आदमी थे, अब क्या बताऊं, कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो पेंशन थी उसको भी
लौटा दिया, मैं नहीं लूँगा। वो नहीं लेते थे, तंगी भी बहुत आ गई थी। उनके बेटे जो अरविंद जी, वो हम साथ ही रहते थे, पढ़ना लिखना साथ, हालांकि मुझसे 1 साल सीनियर थे वो। तो हम इन चीज़ों पर काफ़ी चर्चा किया करते थे, सब क्या हो रहा है, और हमारा दिल भी दुखता था उस समय पर। और फिर हम पढ़ते चले गए। तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से, और डॉक्टर अरविंद जी उस समय पीएचडी कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हम इतना जान गए थे कि ये जहर है, हम धीरे धीरे हो सकता है ईश्वर की दया से ख़त्म हो जाए। कास्ट सिस्टम जहर है, धर्म और ये वर्ग और ये जो क्या ये जाति वगैरह, ये सब चीज़ें का प्रचलन था उस समय पर। लेकिन हम अपनी सोच हमारी अलग तरह की थी, जो एक इंसान की होनी चाहिए। एक लड़का मुझे याद आ रहा है, गाँव का ही, बनवारी नाम था उसका, और वो वाल्मीकि समाज से था जी। वो भी पढ़ता था, हमारे साथ ही जाता था टप्पल, लेकिन वो हाई स्कूल तक ही पढ़ा, फिर वो डाकिया हो गया। मुझे आज भी याद है कि जब उसकी सगाई चढ़ रही थी गांव में, उस समय पे, जबकि वो वाल्मीकि थे और उस मोहल्ले में लोग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हम उसके यहाँ गए और हम लोगों के बीच में बैठे। मतलब उसकी सगाई में गांव का कोई जनरल कम्युनिटी का नहीं था, कोई भी नहीं था, हुआ? नहीं आप गए? हम गए, हमारा विरोध हुआ, हमने इसकी परवाह नहीं की बिल्कुल भी। हम वहाँ गए, हम बैठे, बतासे बटे, हमें सबसे पहले हालांकि उन्होंने दिए, हमने बतासे भी खाए, फिर एक गिलास पानी भी पिया उनके यहाँ पे। तो हम आए वहाँ से। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि हमारी रिश्तेदारी, मेरी एक ननिहाल है राया के पास, मेरे जो मामा थे वो जमींदार कहलाते थे, मुखिया जी वगैरह, और उनके उस जमाने में भी घोड़ी वगैरह जी। तो मैं जब अपनी ननसाल गया तो एक और थे मेरे साथ साथी मेरे, उनके साथ मैंने बनवारी को भी ले लिया, जो वाल्मीकि समाज वाल्मीकि था, लेकिन वो रंग बहुत काला था उसका। जब हम वहाँ रुके, वहाँ बैठे, कुर्सियों पे बैठे, हमने खाना भी खाया, नाश्ता भी किया, और जब हम वहाँ से चले तो हमारे मामा लोग हमें जब विदा दे रहे थे, भैया जी भांजा ये कौन, अच्छा ये भैया कौन है? मैंने कहा ये ऐसे मोहल्ले में है, थोड़ा अलग मोहल्ला है, ये क्या काम करते हैं? मैं बोला इनके पिताजी वगैरह तो झाड़ू वगैरह का काम देते गाँव में, वैसे लोग इनको वाल्मीकि कहते हैं। तो ये डाकिया बन गए? ये डाकिया। तो इस बात पर वो नाराज हो गए। अच्छा। और मुझसे नाराज होके, और उन्होंने मेरी माँ से शिकायत की कि तेरा ये लड़के को संभालो भाई, ये तो बिगड़ता जा रहा है, ये इस तरह से बता। हमारे तो सब थालियों में उसमें खाया, बैठ के टेबल पे भी बैठ के खाया, और देखो हमारे तो बिस्तर देखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ सोया। अरे भाई मैंने अपनी माँ से कह दिया ठीक है, ये सब। अम्मा ने कहा भैया ऐसा। तो वो सारी चीज़ें मुझे छोटी छोटी घटना है, मुझे बड़ा अजीब लगता था, और आज भी लगता है। मैं आपसे बता दूं, और मैं आपसे बता दूं, जो आदमी कास्टिज्म की बात करता है ना, मैं उससे कभी भी दिल से बात नहीं करता, अंदर से मैं बात नहीं करता उससे, मैं दूर रहता हूँ। एक बड़ी सोच रखता, बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। धर्म और कास्ट और जाति ये एक जहर है, और जब तक ये खत्म नहीं होगी, समाज का कभी उत्थान नहीं होगा। हम किधर जा रहे हैं ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आदमी अब इतना भौतिकवादी हो गया है कि इन सब चीज़ों की तरफ न सोचने की जरूरत समय है उसके पास, और न वो जरूरत समझता। बिल्कुल सर। लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक क्योंकि ये देश में बिना जाति और बिना धर्म के कोई चीज चलती नहीं है, तो आप किस समाज में पैदा हुए हैं? अगर मैं आपसे पूछ लूं, वैसे मैं भी बिलीव नहीं करता आपकी तरह, लेकिन इस देश में इसके बिना कुछ होता ही नहीं है। किसके बिना नहीं होता? कास्ट सिस्टम के बिना। कैसे? मुझे उदाहरण बताइए कैसे नहीं? बहुत सारे उदाहरण हैं सर, कहीं भी आप जाओगे जाति लोग पहले पूछते हैं, ये पहले पूछते हैं। ये कुछ नहीं। नौकरी के लिए आप जाओगे प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में, तो वहां जाति पहले पूछी जाएगी, जाति देख करके धर्म देख करके नौकरियां दी जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, मैं देख रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जाति देख के तो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं सर, आज भी है हमारे पास बहुत ऐसे केसेज हैं हमारे पास जिनकी
जाति देख करके सिलेक्शन हो गया प्राइवेट सेक्टर में, और उसको जब देखा कि सर्टिफिकेट मंगवाए कास्ट का, तो उसको नौकरी देने से मना कर दिया। जाति की गुजरात के केस है मोदी के क्षेत्र के, जो मोदी कह रहे हैं कि देश हम सर्वजन की बात कर रहे हैं। जो नहीं, जाति की एक समाज में जरूरत है, राजनीतिक समाज में। आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से नेताओं को जरूरत है, राजनीति में जरूरत है जातियों की। जो जातियां खत्म हो जाएंगी और ये धर्म खत्म हो जाएंगे तो राजनीति का नहीं चल पाएगी। स्वार्थी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, बहुत स्वार्थी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जाति। और वो मुझे तो लग रहा अभी आगे तक अभी ये नहीं खत्म होने वाला नहीं होनी, क्योंकि इसके बगैर ये, क्योंकि राजनीतिकरण हो गया ना जातियों का, राजनीति और सत्ता का खेल हो गया। सत्ता का खेल हो गया, और सत्ता की चाबी जातियों से मिलती है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए आप मुलायम सिंह यादव की जो ये समाजवादी पार्टी है, इसका आप एक एक पेज देख लीजिए, सब जाति पर टिका हुआ है। लालू ये जो आपके बिहार के लालू यादव के परिवार है, ये सब जाति पे ही राजनीति इनकी टिकी हुई है। और अब तो यहाँ तक ले लीजिए आप हमारे देश में ही ले लो, धर्म पर टिकी हुई। इन्हीं पे ही क्यों सर, इन्हीं पे क्यों? आप महाकुंभ का उदाहरण ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो वहाँ वहाँ अलाउ नहीं है, मुस्लिम को अलाउ नहीं। बताइए, जब वो इंसान है। हाँ, ये बड़े और कोई बड़े अफसोस की बात है ये तो सब। आप बताइए, और आज अगर आप मैं आपको यूपी के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, लगभग 70% के करीब एसपी, सीओ, एसएचओ और एसएसपी, आईएएस जो बड़े लेवल के पोस्ट हैं, वहां पे सब ठाकुर समाज के क्यों बैठे हैं फिर, अगर जाति का मामला नहीं है तो? हाँ, हमारे पास तो आंकड़े हैं सर, हमारे पास डेली की कॉल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही, तभी तो हम पीछे हैं। हम कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते कहने की। मोदी जी तो कहते हैं मैं विश्व गुरु नहीं साहब, आज देखिए, आज की न्यूज देखिए, आप कल की न्यूज देखिए, जो 10 कंट्री है ना वर्ल्ड में ऊपर जिनका नाम आया, भारत का नाम था उनमें 10 कंट्रीज में, जो आगे उससे नाम हट गया भारत का। अब 10 कंट्रीज में नाम नहीं रहा भारत का, तो वहां से निकल रहा है। कितना एक सर घटना पर और बात करेंगे। एक आपके परिवार में एक इंटरकास्ट मैरिज भी हुई आपके? हाँ, हुई थी उसमें तो बड़े वो कैसे? मेरा कजिन था। वो कैसे आप वो मैंने पाया? हाँ, वो मैंने शादी कराई थी, बम्बई की लड़की थी वो उसमें महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वो, और उसके प्यार हो गया उससे, और उसने कहा, मेरे परिवार ने उसका विरोध किया, मैंने उसे बुलाया और बुलंदशहर में उसकी शादी करा दी। एससी समाज से थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल। और आप जनरल कम्युनिटी में आते हैं? बिल्कुल, मैंने इसका मैंने नथिंग। और वो लड़की बीकॉम पास थी और आज वो कंपनी में नौकरी कर रही है। उसने दोनों बच्चों को संभाला, अपना घर बना लिया बम्बई में, और उनकी अब परिवार अच्छा है। इसमें क्या हो गया? सर, बाबा साहब अम्बेडकर को किस रूप में देखते हैं आप? बहुत बड़ी चीज है। मेरा एक सवाल है सर जी जी। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन शख्सियत ने इस देश की 50% महिलाओं को हिंदू कोड बिल के तहत, हिंदू कोड बिल लिख करके उनको इक्वलिटी का राइट्स दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, उसी समाज की महिलाएं जो जनरल कम्युनिटी से आते हैं, खासतौर से जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, रामायण को फॉलो करते हैं, महाभारत को फॉलो करते हैं, भागवत गीता को फॉलो करते हैं, उन्हीं के परिवार की महिलाएं आज भी वो डॉक्टर अंबेडकर का नाम सम्मान से नहीं लेती हैं, ना कभी उनको रिगार्ड करती हैं। इसकी वजह ये है। इसको किस रूप में, आप किस रूप में? मैं तो उसे इस रूप में देखता हूँ। देखिए, आप जिन महिलाओं का नाम ले, जिनका ले, देखिए एक समाज, अभी डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, हर आदमी के समझ में वो नहीं आएंगे। वो देखिए, वो बहुत छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुए थे। 32 डिग्रियां थी उनके पास, 32 डिग्री, और उनको मेरे ख्याल से 6 भाषाओं का ज्ञान, 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का तो ज्ञान था, और 32 डिग्रियां थी उनके पास। और वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि जहां मजदूरी करते थे, गरीब परिवार में जो आदमी पैदा हुआ, और उन्होंने संविधान को जिस तरह बनाया है, वो आम आदमी समझ नहीं आएगा। आम आदमी के समझ के बाहर चीज है। तो फिर ये सरकारें उस संविधान को पढ़ाने का काम क्यों नहीं करती हैं सर?
इसमें क्या किस तरह देखते हैं आप? संविधान को यदि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान डिलीवर होना चाहिए, हर परिवार के पास, हर परिवार को डिलीवर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट धाराएं। देखिए सरकार यदि संविधान को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर देंगी तो वो ज्यादा दिन तक सत्ता में स्थिर नहीं रह सकती, बदलती रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि उसको अरे सब बहुत चीजें, बहुत सी चीजें जो असम्मत है, 5 साल के बाद शासन नहीं करता। अरे नहीं सर, बहुत चीजें हैं जो संविधान के अनुसार से बहुत चीजें नहीं चल रही और आम आदमी नहीं जानता इस चीज को। और आप महिलाओं की बात कर रहे हो, एक महिला गांव में हमारे खेत काटती है मान लो, या अपने गांव में खेती करती है या अपने बच्चों को पालती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो अम्बेडकर जैसी शख्सियत को कैसे समझ लेंगी आप बताइए? उन्हें समझाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो उस सेक्शन की बात कर रहा हूँ जो मनुस्मृति सोच में देश को चलाना चाहता है। हाँ, वो ब्राह्मणवादी सिस्टम तो, जो है ना, तो अभी हमारा देश एक अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ है ना, फंदे में, उससे निकलना बड़ा मुश्किल। जब तक इंसान अंधविश्वास में फंसा रहेगा और धर्म का खेल इस देश में होता रहेगा नेताओं के द्वारा खास तौर पे, तो ये चीज उनकी समझ में नहीं आएगी और ये चलता रहेगा, छुआछूत चलता रहेगा और ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत यह हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि आदमी अब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है और स्वार्थी हो गया है और वो चीज़ है नहीं। देखिए साथियों, आप देख रहे हैं कि उनके फेस फीलिंग से भी आप देख रहे हो कि उनको इस चीज़ का क्योंकि लेक्चरर रहे हैं तो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, उनके पूरे परिवार ने भी पढ़ा है और थोड़ा जो पुराना बैकग्राउंड था वो कम्युनिस्ट कल्चर में थे, जो दादा वगैरह उनके थे, जो पुरानी पीढ़ियां हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनकी सोच में एक डेवलपमेंट हुआ उस वजह से। और सर के जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो एक बहुत अच्छी सोच के साथ वो काम करते हैं। और मेरी जब बात हुई उनसे तो मतलब घंटे चर्चा किए होंगे कम से कम कि भाई आप इस तरह से, आप किस तरह से टूट गए, आप इतना बड़ा बिजनेस और आज आप सिर्फ एक समाज की लड़ाई के पीछे आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, जिसमें मेरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं सर। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपने जीवन के जो कास्ट सिस्टम का जो खेल है, एक जो धर्म की अफीम पिला करके देश के लोगों को बरगला जा रहा है या उनको मैं कहूँ उनका मिसयूज किया जा रहा है सरकारों द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही देश के गलत हो रहा है। और इसलिए हमारा देश बहुत तरक्की शायद नहीं कर पाया, क्योंकि हर चीज़ में उनको आस्था नज़र आती है। साइंस हो तो उसमें आस्था है, पढ़ाई हो तो उसमें आस्था है। एक आपने तो देखा होगा प्लेन एक वो खरीदा था राफेल, तो वहां पे वो राजनाथ सिंह उसको नींबू का मिर्ची का वो चढ़ा रहे थे उसके गले में हाथ। हाँ। तो मतलब कितना बड़ी विडंबना है कि भाई आप साइंस को नकार रहे हैं। हाँ, तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आप हमारे स्टूडियो आए विजिट करने के लिए। इसी के साथ मैं साथियों विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की शख्सियतों से और होने वाले एट्रोसिटीज़ पर अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम और मजबूती से काम कर पाएँ, क्योंकि एक चैनल चलाने के लिए स्टूडियो पर एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 000000
60-336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714